तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड 4th सेमेस्टर से पाठ्यक्रम में भाषा। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और ये आपको कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। साथ ही साथ सिमिलर कंटेंट, अगर यही कंटेंट आपको इंग्लिश में पढ़ना है, केवल इंग्लिश में पढ़ना है, तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अब आगे आने वाले वीडियोस आपको इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ भरपूर मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने शब्दों की सीमा से थोड़ी ज़्यादा भी लिखी है। यहाँ पे इसलिए मैंने उनको लिखा है शब्दों सीमा से ज़्यादा, क्योंकि बार बार उन प्रश्नों को अगर मैं रिपीट करूँ तो शायद मुझे भी थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगेगा और आपका भी बहुमूल्य समय जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको आप जो है 8 नंबर के प्रश्नों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 नंबर के प्रश्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना कितना है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं वेरी शॉर्ट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ज्ञान का अर्थ समझाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में कंटेंट है तो आप ऊपर देख रहे होंगे, बट हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश वाला कंटेंट अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो ज्ञान का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों, अगर बात करें ज्ञान का, तो ज्ञान शब्द जो है ज्ञ धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना, बोध या किसी चीज का अनुभव होना। यानी किसी भी वस्तु जो कि हमारे आसपास है के स्वरूप का जो जैसा है उसके स्वरूप का ज्ञान होना, जो जैसा है वैसा ही जानना, उसका वैसा ही अनुभव करना, जो वास्तविकता में है उसका बोध होना ही उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। इस परिभाषा को समझिएगा, बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही सटीक परिभाषा है कि जो जैसी चीज़ है उसके बारे में अगर वैसा ही हमें पता चल जाए तो उसे हम कहते हैं ज्ञान। तभी तो कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ बताई जा रही होती है और कोई व्यक्ति उस विषय के बारे में अगर ठीक से नहीं जानता है तो हम कहते हैं एकदम अज्ञानी हो क्या। इसका अर्थ ये होता है कि उसे उस बात का यथार्थ में ज्ञान नहीं है। जो चीज़ जैसी है अभी ठीक ठीक आपको उस विषय का वैसा परिचय नहीं है तो आपको अज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान कब होगा? जब जो चीज़ जैसी है, जिस प्रकार से है, जैसा वास्तविकता में है, जैसा प्रमाणित है, अगर आपको भी वैसा ही पता चल जाए तो मतलब आप भी उस चीज़ के ज्ञान आपको भी हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ परिभाषाएं भी यहाँ पर देखते हैं। ज्ञान की कुछ परिभाषाएं आपको जरूर लिखनी है दोस्तों। जब परीक्षा में कुछ प्रश्न आपके आते हैं तो आपको परिभाषाओं का भी ध्यान रखना है और शब्द का भी ध्यान रखना है। 2 नंबर के प्रश्नों में जहाँ तक अवसर मिले, अगर परिभाषाएं आपको पता हो तो परिभाषाएं आप ठीक से लिख दें, अंडरलाइन करें, हेडलाइन देते हुए आगे बढ़ें। तो सामान्यतः यहाँ पे बात करेंगे। सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य किसी जानकारी से होता है जो हम जानते हैं या हमें ज्ञात होता है। ज्ञान एक बौद्धिक अनुभव जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त या ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें अपने विचारों का चिंतन, मनन और मंथन करने के लिए साथ साथ अनुभव की शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में हमें पता चलना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी हो। और जब जानकारी होती है तो इसमें हम अपनी बौद्धिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जानकारी को ग्रहण करना, जानकारी को संसाधित करना, जानकारी को यानी कि प्रोसेस करना, अपने पूर्व अनुभव के साथ जोड़ना और उससे कुछ नया सीखना और समझने की प्रक्रिया ही ज्ञान कहलाती है। कई विद्वानों के अनुसार इसकी जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हुए चलते हैं। तो शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म को सत्य ज्ञान और वस्तु जगत को सत्य जानना यानी कि अज्ञान है। यानी कि अगर किसी को सत्य ज्ञान समझना है, अर्थात
ब्रह्म को ही, ईश्वर ही जो है सत्य ज्ञान है। और जो व्यक्ति वास्तविक दुनिया की, जो हमारे आसपास की दुनिया की मोह माया की चीज़ों को महत्व देता है, उसको ही सत्य मानता है, अर्थात उसे ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलवाए वही ज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। प्लेटो के अनुसार बात करें तो विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। तो इस तरह से जब आपके एग्जाम में आए तो आप ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में इस तरह की परिभाषाएं लिख सकते हैं, बहुत ही सटीक और 2 में से 2 अंक देने के लिए पर्याप्त होती हैं। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण क्या है। जी हाँ दोस्तों, संप्रेषण क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे मैं बॉक्स बनाना भूल गया हूँ दोस्तों, जिसमें कि आपको इस तरह से छोटे छोटे 2-3 बॉक्स बनाने चाहिए। देखिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक बॉक्स बनाएंगे प्रेषक का जो भेज रहा है, दूसरा बॉक्स बनाएंगे आप जो है उस माध्यम के या चैनल का, और तीसरा बॉक्स बनाएंगे प्राप्तकर्ता का। यहाँ पे रहेगा हमारा प्रेषक, ये हो गया हमारा माध्यम, माफ़ करिएगा मैं अभी थोड़ा साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, और प्राप्त करने वाला, तो याद रखिए प्राप्तकर्ता। सो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बॉक्स भी जरूर बना देना है। यहाँ पे मैंने जो है संप्रेषण प्रक्रिया में बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले प्रश्नों में भी आपको मैं बनाकर दिखा दूंगा, तो इससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो संप्रेषण का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से ही विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। अगर आपको कुछ संप्रेषित करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो आपके पास में कुछ जानकारी, कुछ सूचना या कोई विचार या कोई भावना होनी चाहिए जो आप दूसरे के साथ में साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है आपके पास में एक सूचना का होना, एक जानकारी का होना, एक मैसेज का होना, जिसे कि आप भेजेंगे। दूसरे प्रमुख तत्व होते हैं इसमें भेजने वाला यानी कि प्रेषक, जो अपनी बातों को किसी को बताना चाहता है, और तीसरा प्रमुख जो तत्व होता है वो होता है उस बात को ग्रहण करने वाला, जो कि आपकी बातों को सुनेगा, यानी कि प्रेषक, माध्यम, सूचना और उसके बाद उसको प्राप्त करने वाला। तो संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक यानी कि संदेश भेजने वाला होता है। यहाँ पे देखेंगे संदेश संप्रेषण में सबसे पहला पक्ष जो होता है संदेश भेजने वाला होता है। दूसरा पक्ष प्रेषणी होता है यानी कि संदेश प्राप्त करता, और महत्वपूर्ण घटक इसके है आपके प्रेषण का, संप्रेषण का माध्यम, जिसको कि इंग्लिश में चैनल भी बोलते हैं हम लोग। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि ये द्विमार्गी, आप जो बोलते हैं वो सामने वाला सुनता है और फिर सामने वाला आपकी बातों के अनुसार प्रतिक्रिया भी करता है, तो इसलिए द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। यानी कि जो लोग भी संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनको कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है, और सुनने और सुनाने वाले दोनों को कुछ न कुछ लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग क्लासरूम की प्रक्रिया को ही बात कर लेते हैं। कक्षा में जब टीचर, जो कि अनुभवी व्यक्ति होता है, जो विषय का जानकार होता है, जब अपने छात्रों को कुछ बताता है, कुछ समझाने का प्रयास करता है, तो उससे छात्रों का ज्ञान में विकास होता है, छात्रों को कुछ नई बात पता चलती, छात्रों की जानकारी बढ़ती है, और इस तरह से आप देखते हैं कि छात्र नई सूचना से अपने आप को और ओतप्रोत करते हैं और उनकी जानकारी बढ़ती है। तो इस तरह से आपको लिखना है, बॉक्स जरूर बनाना दोस्तों। यहाँ पर जितना लिखा है इतना आप लिख सकते हैं। आप इसमें कुछ और संशोधन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह के कंटेंट जो दोस्तों PDF फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ क्लासेस बिल्कुल अब बंद हैं, लेकिन हाँ आप पेड नोट्स ले सकते हैं, और उसको कैसे लेना उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, भाषा अधिगम क्या है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, भाषा अधिगम यानी कि ये कुल मिलाकर 2 शब्दों से बना है, भाषा और अधिगम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं परिभाषा रूप में। भाषा अधिगम को मोटे तौर पर हम कह सकते हैं दूसरी या विदेशी भाषाओं के में संवाद करने की क्षमता को विकसित करने के रूप में। यानी कि जब हम किसी अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी दूसरी अन्य भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, इस प्रक्रिया, इस सीखने की प्रक्रिया, इस कौशल को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। भाषा अधिग्रहण या भाषा सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को सीखने और उसके समझने की क्षमता को हासिल करता है।
साथ ही साथ संवाद करने के लिए शब्दों और वाक्यों के निर्माण करने का भी जो है कौशल उसको आता है, यानी कि उस भाषा के व्याकरण से परिचित होता है, उच्चारण संबंधित समस्याओं को दूर करता है, उच्चारण संबंधित नियमों को समझता है और उस भाषा को किस तरह से सफलतापूर्वक त्रुटिपूर्ण तरीके से हाँ, बिना किसी त्रुटि के उसको किस तरह से बोला जाए, समझा जाए, लिखा जाए, इस कौशल में अपने आप को निपुण करने का जब प्रयास करता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। ये आमतौर पे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र आज के समय में जब अपने आप को एक से ज़्यादा भाषाओं के साथ में युक्त रखते हैं, जैसे कि इंग्लिश के साथ में हिंदी, फ्रेंच, जर्मन या कुछ और भी भाषा, तो उससे कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पे भी प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उनकी अगर हम बात करें आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में, उसमें भी उनको सकारात्मक और बोल सकते हैं कि ज़्यादा लाभ मिलता है। भाषा अधिग्रहण, जी यहाँ पे देखेंगे, अगर भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया में संरचनाएं, जिस भाषा के बारे में हम सीख रहे हैं उसकी संरचनाएं, नियमों और शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना भी शामिल है। भाषा सीखना विभिन्न भाषाओं के अभ्यास को संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम भाषा में अनुवाद के माध्यम से शब्दों को सीखते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग इंग्लिश से हिंदी में सीखते हैं या हिंदी से इंग्लिश में सीखते हैं, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सेब, और सेब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्पल। तो ऑरेंज, यानी कि हम हिंदी में उसको जानते हैं संतरा और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑरेंज। तो एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके हुए उसको हम लोग जो है अनुवाद के माध्यम से धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी भाषा सीखने से अन्य कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि उन्नत शैक्षणिक उपलब्धि, अधिक संज्ञानात्मक विकास और अन्य भाषा और संस्कृतियों के प्रति हमारी जो समझ है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे विचारधारा है, उसको भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। तो अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आधुनिक वैश्विक विचार बाजार में, यानी कि आज के वर्तमान समय में जो अभी हमारा वर्तमान युग चल रहा है, उसमें छात्रों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रोजगार में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए भाषा अधिगम छात्र के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जाने या अनजाने ही सही, हम इस प्रक्रिया से हमेशा गुजरते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको 8 नंबर के हिसाब से लिख दिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ओहो, माफ़ करिएगा, यहाँ पे चलिए मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, थोड़ा हिंदी लिखना रह गया यहाँ पे, तो माफ़ करिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो वयस्क होते हैं और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अधिगम की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। तो देखिए, एडल्ट जो होते हैं, यानी कि जो वयस्क होते हैं, उनकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर जिस चीज़ को सीखना उसके प्रति पहले से ही प्रेरणा होती है। उनको कोई ना कोई कारण होता है, उनके पीछे कोई ना कोई बल होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई प्रोत्साहन होता है, जिसके कारण वो किसी भी चीज़ को सीखते हैं। चाहे वो आर्थिक लालच हो, चाहे वो किसी चीज़ को सीखने के बाद उनके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा हो, या कोई किसी प्रकार का उनके पीछे एक मनोबल होता है जो कि उनको प्रेरित करता है कि वो नई चीज़ें सीखें। परंतु बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें सीखना है ये कोई और बताता है और वो बिना किसी उद्देश्य के चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख का जो आपको अंतर देखने को मिलेगा बच्चों के सीखने में और वयस्कों के सीखने में, कि बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया जो है उद्देश्य रहित होती है, जबकि उद्देश्य रहित होने का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि उनको नहीं पता होगा उसके उद्देश्य फिलहाल अभी सीख रहे, जबकि उनके शिक्षकों को पता होता है कि वो क्यों सिखाया जा रहा। लेकिन जब वयस्क किसी चीज़ को सीखता है तो उसको पहले से ज्ञान होता है कि किस उद्देश्य से वो चीज़ों को सीख रहा है। दूसरा, जो वयस्क होते हैं उनको सीखने के लिए उनको परिस्थिति का ज्ञान होता है, वयस्क को पता होता है कि वो किस दिशा में सीख रहे हैं या किस दिशा में उनको सीखना है। जबकि छात्रों का, यानी कि जो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया जो है, और जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनके सीखने की प्रक्रिया जो है आपकी कई बार जो है आपकी एक डायरेक्शन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छात्रों को आगे चल के इस बात का फ़ायदा मिलेगा, इस बात के ज्ञान से वो चीज़ों को सीखते हैं। जबकि एक वयस्क जो है
उनको हर बार इस बात का परिचय कराने की ज़रूरत नहीं होती, इस बात का ज्ञान कराने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं इससे आपको भविष्य में आगे लाभ मिले। क्योंकि छात्र के अलावा जब कोई वयस्क सीखता है तो वयस्क के पास में पूरा निर्धारित लक्ष्य होता है। अगर एक वयस्क कार सीख रहा है तो उसको पता है कि मैं 1 महीने की कार ड्राइविंग के बाद में मुझे गाड़ी चलाने का अवसर मिलेगा, कहीं मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन जब एक छोटा बच्चा कार चलाना सीखता, साइकिल चलाना सीखता, बाइक चलाना सीखता, तो वो कभी भी रोजगार की इच्छा से, कभी भी आगे चलकर किसी व्यक्तिगत फायदे के उद्देश्य से नहीं सीखता, बल्कि उसे अच्छा लगता है, वो मनोरंजन के उद्देश्य से चीज़ों को सीख रहा होता है। जो वयस्क होते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, वो खुद प्रोत्साहित होते हैं और वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को खुद निर्धारित और आप बोल सकते हैं कि उसको संचालित कर सकते हैं। जबकि जो छात्र होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सीखने की अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करना पड़ता है। यानी कि इसीलिए उनको स्कूल में टीचर्स के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है। तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और वयस्क के सीखने की प्रक्रिया का ये भी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अंतर है कि वयस्कों की सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही अपनी प्रक्रियाओं को संचालित कर सकते हैं। जबकि छात्रों की और छोटे बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया, उसको किसी अनुभवी व्यक्ति, जो कि एक टीचर हो सकता है, जो कि कोई ज़्यादा अनुभवी वयस्क हो सकता है, या आपके माता पिता ही हो सकते हैं, वो संचालित करते हैं, उसको मार्गदर्शित करते हैं। वयस्क जो होते हैं उनको अपने सीखने की प्रक्रिया की जांच के लिए, उन्होंने क्या सीखा है उस चीज़ की समझ के लिए वो अवसर ढूंढते हैं, वो परीक्षाएं देते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों को बताने के माध्यम से उस चीज़ की ज्ञान की समझ को प्रदर्शित करते हैं। जबकि बच्चों के साथ में इस प्रक्रिया को करना थोड़ा कठिन होता है, उनको बार बार ऐसा करने के लिए अवसर प्रदान करना होता है और एक बार दो बार में भी इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता कि वो किस हद तक उस विषय को समझ पाए हैं या किस हद तक उस चीज़ को समझने की प्रक्रिया में वो सफल हो चुके हैं। जब कोई वयस्क किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करता है तो वो एक निश्चित लक्ष्य से सीखता है, उसको पहले से पता होता है कि इस विषय को सीखूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा, इस वो लाभ के उद्देश्य से चीज़ों को सीखता है। उनके अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक तरीके होते हैं और अपने सीखने के, अपने अधिगम शैली के अनुसार ही वे वो सीखने के तरीकों का भी चयन करते हैं और साथ ही साथ विषय वस्तु का भी चयन करते हैं। वो ऐसे विषय वस्तुओं का और ऐसे माध्यमों का चयन करते हैं जो कि उनको सीखने में ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से, ज़्यादा सरल तरीके से उनको मदद कर सके। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, बच्चों के अंदर ये क्षमताएं नहीं होती हैं। बच्चे जब अधिगम करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं, वो किसी भी माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है, तो वो हर एक चीज़ को करके सीखते हैं, वो हर एक चीज़ के ऊपर अपना बोलते हैं प्रयास कर सकते हैं। तो वो अनेक माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो उनके पास में कोई सटीक रणनीति नहीं होती है छात्रों के पास में या बच्चों के पास में। तो वो हर एक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई समस्या भी हो जाए तो छात्र उस समस्या को सरलता से दूर नहीं कर पाते, जबकि छात्रों के तुलना में जब एक वयस्क चीज़ों को सीख रहा होता है, उसके मार्ग में, उसके सीखने की प्रक्रिया के मार्ग में अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो छात्र उस समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं होता है। जबकि एक वयस्क उस समस्या को दूर करने में सक्षम होता है, उसके पास में अलग अलग रणनीतियाँ और अलग अलग साधन होते हैं। एक और बहुत और सकारात्मक बात है छात्रों के सीखने में, यानी कि बच्चों के सीखने में, कि वो सीखने की प्रक्रिया में कभी भी फेल होने की या फिर उसमें उस चीज़ को न कर पाने के भय से कभी भी चीज़ों को नहीं सीखते। वो करते हैं, अगर उनको करना है तो वो उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। जबकि एक वयस्क हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता है और एक वयस्क हमेशा इस बात से चिंतित रहता है कि कहीं वो सीखने की प्रक्रिया में फेल ना हो जाए। वयस्कों की सीखने की प्रक्रिया में उनको ज़्यादा सहयोग, ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि छात्रों के सीखने में, छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादातर प्रक्रियाओं में, ज़्यादातर विषयों में, ज़्यादातर अवधारणाओं को सिखाने में उनको मदद करनी पड़ती है। उनको शिक्षकों की मदद लगती है, उनको उनके माता पिता, उनसे ज़्यादा अनुभवी लोगों की मदद लगती है। उनके छोटे छोटे टुकड़ों में ज्ञान प्रदान किया जाता है। वयस्क किसी भी चीज़ को सीखता है क्योंकि वो खुद सीखना चाहता है, जबकि बच्चों को किसी चीज़ को सीखना है इस बात का उनको बोध कराया जाता है उनके वयस्कों द्वारा, उनसे
बड़े उनसे अनुभवी लोग जैसे कि उनके शिक्षक या उनके माता पिता द्वारा। ये कुछ प्रमुख अंतर थे दोस्तों। और माफ़ करिएगा, ये कंटेंट हिंदी में नहीं है, मिस हो गया, मुझसे थोड़ी सी गलती रह गई है, तो माफ़ करिएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जो कि है आपका संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ पे देखेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो किसी संप्रत्यय का निर्माण करने के लिए 5 स्तरों से हमें गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, किसी भी संप्रत्यय को निर्माण करने के लिए हमें 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहला है, यहाँ पे देखेंगे, निरीक्षण करना। निरीक्षण के द्वारा बालक किसी वस्तु या विषय आदि के संप्रत्यय का निर्माण करता है। तो निरीक्षण, जो भी विषय हम सीख रहे होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है, पहले उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और समझते हैं। दूसरा होता है, जो चीज़ हमने देखा, सीखा, समझा सामने हमारे, उसको पहले से प्राप्त जानकारी के साथ में हम उसकी तुलना करते हैं। तो बालक निरीक्षण द्वारा पहले से बने हुए विभिन्न संप्रत्ययों में सविवेक तुलना करता है। तीसरा कार्य होता है पृथक्करण करना। तुलना के माध्यम से पहले की प्राप्त अनुभव और जानकारी के माध्यम पे फिर हम उनके बीच में जो है पृथक्करण करते हैं, यानी कि उनकी छांटने की प्रक्रिया करते हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया करते हैं कि वो पहले से जो हमको पता जानकारी है, जो इस बार का हमको अनुभव है, उससे किस प्रकार से अलग है। तो बालक दो संप्रत्ययों में असमानता और समानता की बातों के आधार पर उनको अलग अलग करता है। अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो उनको एक समूह में रखता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए बच्चे को पहले कोई जानवर दिखाओ, जैसे वो कुत्ते से परिचित है और उसे सामने अगर कोई गाय दिखती है, तो वो गाय के साथ उसको सम्मिलित नहीं करेगा, वो समझ लेगा कि नहीं ये गाय है और पहले जो मैंने देखा तो वो कुत्ता था। लेकिन अगर अभी सामने उसको एक कुत्ता दिखता है तो वो समानता के आधार पर बोलेगा कि अभी जो मुझे सामने चीज़ दिख रही है वो क्या है, कुत्ता है, जिसे कि मैंने पहले देखा। तो समानता और असमानता के आधार पर चीज़ों के बीच में, वस्तुओं के बीच में या सामने हो रही घटना का वो वर्गीकरण करता है। सामान्यीकरण करना, इस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु के संप्रत्यय को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। सामान्यीकरण करना, जैसे कि अब वो देखता है कि ये जानवर होते हैं जितने भी, ज़्यादातर चौपाए होते हैं, यानी कि उनके 4 पैर होते हैं। तो अगर वो एक गाय को, एक घोड़े को, एक गधे को, एक कुत्ते को, एक बिल्ली को जब सबको देखता है तो उनके बीच में सामान्यीकरण यानी कि समानताएं ढूंढता है। और समानताएं क्या ढूंढता है कि इनके अंदर जो है, सभी के अंदर सभी के पास जो है 4 पैर होते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण करता है बिल्लियों की प्रजातियों के बीच में, कुत्तों की प्रजातियों के बीच में, जानवर के जितने भी अलग अलग प्रजातियों के बारे में वो जानता है। तो सामान्यीकरण भी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने 2-3 कुत्ते आ जाएं और जिसको कि आपने पहले भी देखा है, तो आप क्या करते हैं, उस कुत्ते को सामान्यीकरण करते हैं। आप ये देखते हैं कि नहीं, ये सारे जो है कुत्ते हैं और बाकी सारे जानवर जो है कुत्तों से अलग हैं। तो इस तरह से सामान्यीकरण भी करते हैं आप, यानी कि जनरलाइज करते हैं अपने सामने प्राप्त जानकारी को। इसके बाद आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है परीक्षण करना। जो चीज़ें आपने देखी है, परीक्षण करने के पश्चात उसको एक परिभाषा देते हैं, उसको एक परिभाषित करते हैं कि नहीं, अब जो मुझे दिखा है वो कुत्ते की प्रजाति है, क्योंकि पहले भी मैंने इसी तरह के जानवर देखे जिनको कि हम कुत्ता कहते हैं। तो अभी जो मुझे दिखा है वो क्या है, ये भी एक जानवर है जिसका नाम कुत्ता है और ये पहले भी मैंने देखा होगा। तो सामान्यीकरण करते हैं। निर्माण, बालक के उपयुक्त 4 स्तरों से गुजरने के बाद वास्तविक संप्रत्यय का निर्माण उसके अंतिम स्तर में होता है, जहां वो अंतर्मनन में बनाना शुरू करता है। तो अंत में जाकर आप उसको परिभाषित करते हैं कि जो चीज़ मुझे सामने दिख रही है वो कुत्ता है, या फिर जो चीज़ मुझे सामने दिख रही है वो क्या है। इस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं। तो ये 5वां और महत्वपूर्ण चरण है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इसके दूसरे भाग को भी साथ में अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था हमारा वर्ष 2020 का, आपके सूचना माफ़ करिएगा एलएसी का, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। तो हमने पिछले वीडियो में 5 प्रश्न देखे थे, अभी आगे भी 5 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण। दोस्तों यहाँ पर मैंने कंटेंट को थोड़ा लेंथी लिखा है। लेंथी लिखने का कारण ये है कि मतलब मैं यहीं पर वो सारी जानकारी बार बार आपको बतानी ना पड़े, इसके हिसाब से यहाँ पर वो कंटेंट दे दिया है। आपको यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है इसके प्रमुख बातें आप जो है अपने प्रश्न में जब 2 नंबर का आए तब लिखिएगा। ये कंटेंट आप 15 नंबर के हिसाब से और 8 नंबर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीक के अनेक माध्यम होते हैं।
जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, दृश्य श्रव्य कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक, कंप्यूटर नेटवर्क, फैक्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूट्यूब हो गया है, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो जब दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा का मतलब जहाँ की सीखने वाला और सिखाने वाला आपस में भौगोलिक रूप से दूर होते हैं, जिसका कि डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, ओपन एजुकेशन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा को किस प्रकार से जो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी किस प्रकार से सहयोग करती है, किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग होता है दूरस्थ शिक्षा में। तो शिक्षार्थियों के अधिगम सामग्री के संप्रेषण के लिए, मुद्रित करने के लिए मुद्रित तकनीकी संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, कैसेट्स आदि। तो कंप्यूटर सहायक जो हमारे पास में विभिन्न स्रोत हैं, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे वो हमारे पास वीडियो ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, 3D हो, 2D हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट पेन पेंसिल है, ये नई नई जो तकनीकी आ गई है आईसीटी की, ई बुक्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, दूरस्थ शिक्षा को बहुत ही प्रभावी बना रही। दूरस्थ शिक्षा मुक्त विद्यालय, ये जो अवधारणा है, इसको पूरा करने में जो आईसीटी तकनीकी है वो हमें सहायता करती है। तो आप 2 नंबर के हिसाब से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और दूरस्थ शिक्षा में इस्तेमाल होने वाली जो तकनीकी है उसमें प्रमुख रूप से आपके रेडियो, इंटरनेट, यहाँ पे देखिए रेडियो, इंटरनेट, वीडियो कैसेट, अब यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते थे, एनिमेशन, ग्राफिक्स, पीडीएफ, ई बुक, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इतने सारे आपके माध्यम, आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो जाते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को पूरा करने के लिए आईसीटी के माध्यम से जो है हम अपने इस पूरे सपने को पूरा कर सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, धमकी रहित अधिगम वातावरण। जी हाँ दोस्तों, धमकी रहित अधिगम वातावरण, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चला, एक ऐसा वातावरण जहाँ की बच्चों को या सीखने वाले को किसी भी प्रकार का भय ना हो, किसी भी प्रकार की उसे चिंता ना हो। तो एक धमकी रहित अधिगम वातावरण छात्रों के सीखने और समझने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। एक ऐसा वातावरण जिसमें सीखना तब संभव हो पाता है जब यह छात्र के दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। तो सकारात्मक वातावरण तब बनता है जब सीखने की प्रक्रिया को छात्र के दैनिक जीवन से जोड़कर उसे आगे बढ़ाया जाता है। छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में जो शिक्षक होते हैं वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो उदाहरण दें, जो विषय वस्तु उनको पढ़ाई जा रही है वो उनके जीवन से जुड़ा हो, या उस विषय वस्तु का कहीं ना कहीं उपयोग जो है छात्र अपने जीवन में देख सके। शिक्षक अपने पाठ को वास्तविक जीवन में सबसे अच्छी तरीके से जोड़ता है, जिससे कि शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को सुनने और अध्ययन करने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ पे देखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको कुछ इस तरह से बताया जाता है, कुछ इस तरह से सिखाया जाता है कि जो छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो वो उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। और जब उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं तो उस चीज़ों को समझने में भी उनको रोचक लगता है, और समझते हुए वो इस चीज़ को बार बार पढ़ने और सीखने के लिए ज़्यादा प्रेरित भी होते हैं। धमकी रहित अधिगम वातावरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक शिक्षक छात्रों की देखभाल करने वाला होता है। तो एक धमकी रहित अधिगम वातावरण की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि धमकी रहित अधिगम वातावरण में शिक्षक जो है छात्रों की पूरी तरह से देखभाल करता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी भावनाओं से परिचित होता है, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण होता है, वो बच्चों को ऊपर क्रोधित नहीं होता है, बच्चों को दंडित नहीं करता ज़्यादा, बल्कि उनके अंदर आ रही कमियों को दूर करने के लिए सकारात्मक तरीकों का प्रयोग करता है। शिक्षक अपने पाठ को वास्तविक जीवन में अच्छे तरीके से जोड़ता है, जिससे कि शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाई जाए चीज़ों को और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक शिक्षक, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक शिक्षक छात्रों की देखभाल करने वाला होता है। तो धमकी रहित वातावरण की सबसे प्रमुख बात ये होती है कि जो शिक्षक होता है वो छात्रों की देखभाल करता है। शिक्षक एक सहायक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। सहायक मतलब जहाँ बच्चे जो सीखना चाहते हैं, बच्चे जिस तरह से सीखना चाहते हैं और बच्चों की जो भी अधिगम शैली हो, इस बात में भी शिक्षक जो है सहायता करता है। बच्चों को क्रियाशील तरीके से, खोजी तरीके से, अन्वेषण के माध्यम से, चिंतनशील माध्यम से चीज़ों के ऊपर सीखने, सोचने और समझने की प्रक्रिया के लिए उनको प्रेरित करता है।
एक ऐसे वातावरण का माहौल तैयार करता है, एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहाँ की वो आराम से चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया में चीज़ों को चुनौतीपूर्ण तरीके से सीखते हैं। इनकी कक्षा की जो वास्तविकता होती है, इनके कक्षा में जैसे कि धमकी रहित अधिगम वातावरण जो होता है, ऐसी कक्षाओं में बच्चे जो है एक खोजी प्रवृत्ति के साथ में अपने विचारों को रखते हुए, यहाँ पर छात्रों के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा, किसी भी आधार पर छात्रों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। तो क्योंकि ये भेदभाव रहित क्लासरूम होता है, इसलिए बच्चों को यहाँ पर एक सकारात्मक अधिगम माहौल प्राप्त होता है, जो कि उन्हें चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। और किसी भी प्रक्रिया में अगर एक ऐसा वातावरण मिले जो कि आपको सकारात्मक रूप से लगे, जो कि आपको प्रोत्साहित करता हो, जो कि आपके अधिगम शैली के अनुसार हो, तो सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा रोचक और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। एक प्रभावी शिक्षक एक अच्छी तरीके से प्रबंधित, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करता है। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि एक प्रभावी शिक्षक एक अच्छी तरीके से प्रबंधित, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करता है जो सीखने के लिए अनुकूल होता है और सभी के लिए समानतापूर्ण, प्रोत्साहपूर्ण, सम्मान के साथ बिना किसी भेदभावपूर्ण वातावरण में सीखने का प्रयास करता है। सबको उतना ही महत्व देता है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धमकी रहित अधिगम वातावरण के कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे कि जुड़ाव की भावना। छात्र अपने शिक्षक के साथ में, अपने साथियों के साथ में जुड़ा होता है। दूसरा, शिक्षार्थी की आवश्यकताएं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है कि शिक्षार्थी किस प्रकार का है, उसके शैक्षिक आवश्यकता, उसके मानसिक स्तर की आवश्यकता, उसके सीखने की प्रक्रिया, वो किस तरह से अच्छा सीख सकता है, शारीरिक रूप से कहीं विकलांग तो नहीं, मानसिक रूप से कहीं वो मंद तो नहीं। इन हर तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा प्रभावी होगी, किस तरह से बच्चे ज़्यादा सीखें, इन सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्लासरूम का वातावरण सकारात्मक होता है और सबको पूरा महत्व दिया जाता है। सबके साथ जो है सकारात्मक और समानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। जब कोई बच्चा अपनी क्लास में अच्छा करता है या कुछ बेहतर करता है तो उसकी सफलता का लोग जो है जश्न भी मनाते हैं, मतलब कि उसकी सफलता के लिए लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। सुरक्षा की भावना। छात्र हो, छात्राएं हो या किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप का बच्चा हो, वो आपकी क्लास में धमकी रहित अधिगम वातावरण के क्लासरूम में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसको किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार महसूस नहीं होता है। धमकी रहित अधिगम वातावरण की एक और प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर खेलों के माध्यम से, फील्ड विजिट के माध्यम से, आपके अलग अलग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या क्लासरूम का वातावरण कुछ ऐसा होता है जहाँ की सक्रिय रूप से बच्चे और शिक्षक शामिल होते हैं, जिससे कि सीखने की प्रक्रिया रोचक हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया में जो भी छात्र सीखना चाहता है वो चीज़ें आप वो बेहतर तरीके से कर पाता है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, एजुकेशनल सैटेलाइट क्या है, यानी कि एजुसेट क्या है। तो एजुसेट यहाँ पर देखते हैं। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है जिसे कि जीसेट 3 भी कहते हैं। तो जीसेट 3 जो कि एजुसेट के रूप में भी जाना जाता है, पाठशाला स्तर पर, यहाँ पे देखेंगे, पाठशाला स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा को सुदूर माध्यम से, यानी कि सुदूर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। तो जीसेट जो कि एजुसेट के रूप से जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना। यह पहला समर्पित शिक्षक उपग्रह है, यानी कि शिक्षा के लिए यह पहला डेडिकेटेड आपका सैटेलाइट है, जो देश भर में शिक्षा के शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। यह भूतलीय उपग्रह IK-2 बेस पर विकसित किया गया है। तो ध्यान रखने की बात है कि ये इसका दूसरा नाम जो है जीसेट 3 भी होता है और यह भारत का पहला शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया गया उपग्रह है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के दूरस्थ क्षेत्र, गांव तक, ऐसे क्षेत्र जहां की शिक्षा की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई थी, स्कूलों की स्थापना नहीं हो पाई थी, शिक्षकों की कमी है, उन क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रसार और प्रचार किया जा सके। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का, सरकार द्वारा चलाए गए सुविधाओं का उनको भी लाभ हो, उनको भी इस बात की जानकारी हो सके, इसके लिए जो है जीसेट 3 यानी कि एजुसेट की आपकी प्रक्षेपण की गई थी। एजुसेट जो है आपकी विकसित की गई थी।
एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि शिक्षण में नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो एजुसेट में क्या होता है, आपका वीडियोस, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इसके साथ साथ आपके साउंड के साथ में आपकी चीज़ों को देखने का अवसर मिलता है। तो जो चीज़ें सिखाई जा रही होती है प्राथमिक स्तर पर भी, वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। इसके लिए आपका रेडियो प्रसारण, इसके लिए आपका जो टेलीविज़न प्रसारण, हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एजुसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिलती है, क्योंकि ये इस माध्यम से सभी कठिन स्थानों पर, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ की अभी तक पहुँचना संभव नहीं था, विश्व का कोई भी ऐसा कोना जहाँ कि आप शिक्षित करना चाहते हैं किसी को, आप वहाँ तक एजुसेट की मदद से पहुँच सकते हैं। लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो भारत के किसी भी कोने में अगर आप पहुँचना चाहते हैं, शिक्षा को पहुँचाना चाहते हैं, तो एजुसेट की मदद से आप इसको जो है कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से एजुकेट की सहायता से आज जो है आप देश के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और शैक्षिक महत्व की चीज़ों को उन तक पहुंचा सकते हैं। एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विदेशी तकनीकों का ज्ञान, प्रबंधन, प्रशिक्षण प्राप्त करे विद्यार्थियों को दिया जाता है। एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जाता है। इसके लाभ के अनुसार, इसके लाभ में जो हम बात करते हैं उसमें यह है कि छात्र को कहीं जाना नहीं होता, वो अपने घर में ही बैठकर ऑनलाइन माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। खर्चीला कम है, साथ ही साथ समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इन तरह की चीज़ें जो है एजुसेट की मदद से शिक्षा को सकारात्मक रूप से देखने को मिलती हैं, और यही सारे लाभ हैं आपके एजुसेट के। एजुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है। एजुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि विद्यार्थी को चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण भी दे सकता है, वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखा जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। पाठ्य पुस्तक अगर आपको लिखनी है, एक विद्यालय के लिए जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है, तो उसके कुछ प्रमुख चरण होते हैं। तो वो प्रमुख चरण क्या है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पाठ्य पुस्तक लेखन के प्रमुख चरण। पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्य को तय करना होता है। आप किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें, सबसे पहले वो निर्धारित करना चाहिए कि हम सिखाने क्या वाले हैं, पाठ्य पुस्तक में क्या होगा, किस तरह की विषय वस्तु होगी, किन के लिए विषय वस्तु होगी, कौन उसे क्या सीख पाएगा, ये सारी चीज़ों का पहले से निर्धारण होना चाहिए। उसके बाद सामग्री के ऊपर शोध। जो चीज़ें आप सीखने के लिए देने वाले हैं, जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक में लिखी जाएंगी, जो विषय वस्तु लिखी जाएगी, उसके ऊपर गहराई से शोध होना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, उसके ऊपर तर्कपूर्ण तरीके से, उसका चुनौतीपूर्ण तरीके से, सही तरीके से उसका चयन किया जाना चाहिए। सामग्री का विकास करना। एक बार विषय वस्तु निर्धारित हो गई, किस प्रकार की विषय वस्तु होगी वो निर्धारित हो गई, उसके ऊपर रिसर्च हो गया, उसका चुनाव हो गया। अब विषय वस्तु को विकसित करने का काम जो होता है वो होता है तीसरा चरण। उसके बाद जो चीज़ें आपने विकसित की हैं, जो चीज़ें आपने लिखी हैं, जो पिक्चर, जो कहानियाँ, जो स्टोरी, जो प्रश्नोत्तरी आपने उसमें लिखी है, उसकी जांच पड़ताल करना। जांच करना ये कि वो जो चीज़ें आप पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने वाले हैं वो उतनी ही उपयोगी हैं जिस उपयोग से, जिस उद्देश्य से उनको विकसित किया गया है। वो छात्रों के मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर के अनुसार हैं या नहीं, छात्रों को वही अधिगम प्रदान करेंगे नहीं करेंगे जिसके उद्देश्य से उनको विकसित किया जा रहा है। तो इस तरह के अनेक प्रश्नों का भी वहाँ पर जो है जांच की जाती है। साथ ही साथ जो कंटेंट लिखा जाता है उसकी प्रूफ रीडिंग करी जाती है कि वो किसी प्रकार से त्रुटि से तो ग्रसित नहीं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, कहीं गलत तथ्य किसी दूसरी आपके बोल सकते हैं हेडिंग के नीचे तो नहीं लिख दी गई है। किसी प्रकार की अगर त्रुटि देखने को मिलती है तो उसको दूर किया जाता है। परिवर्तन और सुधार के लिए विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया और सुझाव भी लिए जाते हैं। और आखिरी में कक्षा के वातावरण में शुरुआत में उसको एक सीमित आबादी के साथ में, सीमित छात्रों के साथ में उसको क्रियान्वित किया जाता है, उसका टेस्टिंग की जाती है, ताकि ये देखा जाए कि जो कंटेंट शेयर करने जा रहे हैं हम, कंटेंट यानी कि पाठ्य पुस्तक जो एक बड़ी आबादी के लिए प्रस्तुत किया जाना है, उनको उपलब्ध किया जाना है, वो कितना प्रभावशाली, कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, सीखने में कितना सहयोगी है, इसमें कहीं कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं। तो ये छठा जो स्तर होता है परीक्षण का स्तर होता है, और ये अति महत्वपूर्ण होता है किसी भी पुस्तक की
आप बोल सकते हैं किसी पाठ्य पुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, तैयार करिए। आगे भी आने वाले वीडियोस में हम फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को और शॉर्ट आंसर टाइप को क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, हम दूसरे विषय के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।